हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस की कि इंटरनेशनल बिज़नेस में जब हम जाते हैं तो हमारे मोटिव्स क्या होते हैं? हमारे मोटिव्स ये होते हैं कि हम इंटरनेशनल बिज़नेस में जा रहे हैं तो हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, न्यू सोर्सेज़ ऑफ डिमांड आएँगे, हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन होगी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की तरफ जाएँगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, फाइनेंसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। हम चले जाएँगे टुवर्ड्स कंपैरेटिव एडवांटेज चले जाएँगे, नया लाइफ़ साइकिल ओपन कर लेंगे। बहुत सारे मोटिव्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल बिज़नेस के, लेकिन साथ में वहाँ पे कुछ रिस्क्स भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क जो आपको हिट करता है हर वक़्त दैट इज़ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। जब आप डोमेस्टिक बिज़नेस में होते हैं, तो आपको कोई करेंसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती अगर आप प्योरली डोमेस्टिक बिज़नेस में हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिज़नेस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है कि आप दूसरी करेंसीज़ में बिज़नेस करें। तो जब आप दूसरी करेंसीज़ में जाएँगे, करेंसी कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर आप कभी भी एक्सचेंज रेट को विद टाइम आप देख लें वर हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले लें और वर्टिकल एक्सिस पे एक्सचेंज रेट ले लें, तो आपको नज़र आएगा कि एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स जो हैं, वो कुछ इस तरह से आती हैं, आपने शायद देखा होगा, कुछ इस तरह की मूवमेंट्स उसमें आ रही होती हैं। अब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, हमें तो लगता है कि ये छोटी-छोटी फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन बेसिकली ये छोटी फ्लक्चुएशंस नहीं हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक वैली नज़र आ रही है, एक बहुत बड़ी वैली नज़र आ रही है। अब इस वैली का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस बीच में आप कोई रेमिटेंसेस अपने मुल्क में भेजते हैं और वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो या तो वो करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा महँगी हो जाएगी या कोई और बात कर लेते हैं कि जब आप कैपिटल बजटिंग कर रहे थे तो आपने देखा कि रॉ मटेरियल जो है, वो फ़र्ज़ कर लें आपको मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में $10 का 1 केजी फ़र्ज़ कर लें मिल रहा है। $10 उसकी कीमत है 1 केजी की या 1 पाउंड की या जो भी है। ये आप इनिशियली जब आप प्लानिंग कर रहे थे या कॉस्टिंग कर रहे थे। जब आप प्रैक्टिकली आए तो और इस वक़्त जब आप इनिशियली टाइम ज़ीरो पे ये आप प्लानिंग कर रहे थे तो आप डॉलर जो है वो फ़र्ज़ कर लें 150 का था, पाक रुपीज़ के साथ। अगर आप उसको कंपेयर करें, पाक रुपीज़ फि 150 टू अ सिंगल डॉलर ये रेट था। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली बिज़नेस स्टार्ट किया, आप रॉ मटेरियल वही $10 का है, लेकिन जब आपने एक्चुअली बिज़नेस स्टार्ट किया तो टाइम 1 पे या 1 महीने बाद या 1 साल बाद, तो क्या हुआ था कि डॉलर जो है वो 170 का था। तो आपने कॉस्टिंग की थी 150 के हिसाब से। अब इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल महँगा नहीं हुआ, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर गई। या इस तरह भी होता है कि हम अक्सर ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं और उसकी पेमेंट हमने नहीं की होती रॉ मटेरियल के लिए या किसी मशीनरी के लिए है। रॉ मटेरियल जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो उस वक़्त रेट 150 था। लेकिन जब वो डिलीवर हुआ तो रेट 170 या 160 है तो पेमेंट हम फिर जब कन्वर्ट करेंगे, डॉलर खरीदेंगे तो हम 170 के हिसाब से खरीदेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट रिस्क। तो जब भी आप इंटरनेशनल बिज़नेस में होंगे तो ये इस रिस्क ने आपको सबसे पहले हिट करना है और हर ट्रांज़ैक्शन को हिट करना है। आगे हम एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स या एक्सचेंज रेट रिस्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा जो रिस्क आ जाता है वो फॉरेन इकोनॉमीज़ का आ जाता है। जब आप डोमेस्टिक बिज़नेस में होते हैं तो आपको एक ही इकोनॉमी में देखना होता है, एक ही इकोनॉमी के डायनामिक्स जो हैं, वो आपके लिए स्टडी करना, वो आपके लिए उनके मुताबिक आप अपने बिज़नेस को एडजस्ट करते हैं और आपके लिए ईज़ी रहता है। लेकिन जब आप डिफरेंट इकोनॉमीज़ में बिज़नेस करते हैं, तो उनके इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, वो आपके बिज़नेस को, आपके डिमांड को, आपकी सेल्स को, आपकी रॉ मटेरियल की परचेज़ और सेल को, वो अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉरेन इकोनॉमीज़ जो है वहाँ के इंडिकेटर्स कुछ और होते हैं, आपके डोमेस्टिक इंडिकेटर्स कुछ और होते हैं। तो अचानक फ़र्ज़ करें लोगों का टेस्ट चेंज हो गया ड्यू टू एनी इकोनॉमिक रीज़न, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया तो आपने जो प्लानिंग की होती है, आप कहते हैं कि हमारी सेल्स इतनी होगी और अचानक से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है किसी एक कंट्री में। तो इस तरह के फॉरेन इकोनॉमीज़ में जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो ये वहाँ पे चीज़ें होती हैं, जीडीपी ग्रोथ है, लोगों का इनकम लेवल है, इन्फ्लेशन है, कोई भी चीज़ अचानक से चेंज हो गई और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो ऑपरेशंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएँगी। इस तरह पॉलिटिकल रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? जो पॉलिटिकल एक्शंस लिए जाते हैं, देखिए
जैसे हमारे मुल्क में है, 5 ईयर्स के लिए एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसीज़ कुछ और हैं। फ़र्ज़ कर लें, हम देख लें पिछला थोड़ा-सा उसमें चले जाएँ, तो जो 2005, 4, 3 अप टिल 8 वहाँ पे क्या था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया था कि डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। स्पेशली उन्होंने ये कहा था उस गवर्नमेंट ने, मैं गवर्नमेंट की बात करूँगा, कि डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए थे ताकि वो आएँ। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, मतलब अभी जो आपके सामने कंपनीज़ हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये उसी वक़्त आई थी, उसके बाद नहीं आई। फिर बीच में जब गवर्नमेंट चेंज हो गई 2008 में, तो क्या हुआ कि उसके बाद जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उनको वो इंसेंटिव्स देना रुक गए, इंसेंटिव्स नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज़ लाइसेंस ऑलरेडी ले चुकी थी, वो भी नहीं आई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई 2013 में, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। उन्होंने कुछ और सेक्टर्स में इंसेंटिव्स दिए। अब ये गवर्नमेंट जो आई, अब इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इस चीज़ को कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। जो गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, उन उन चेंजेस की वजह से आपका बिज़नेस जो है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। एक गवर्नमेंट वाले आपको इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट वाले आपके ऊपर कोई कंडीशन लगा देते हैं, तीसरी गवर्नमेंट आती है तो वो आपको दोबारा से कुछ और शक्ल में इंसेंटिव्स दे देते हैं। तो आपका बिज़नेस जो है वो स्टेबल नहीं रहता, बल्कि डिस्टर्ब होता रहता है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिस्क है, वो है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। जब आप इंटरनेशनल बिज़नेस में होते हैं, तो किसी और मुल्क में फ़र्ज़ कर लें आप चले गए, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं। लोगों का टेक्नोलॉजिकल जो उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, वो कुछ और होता है और आपके मुल्क में कुछ और है। जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं, तो यू मे फेस अ कंडीशन वेयर पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। फ़र्ज़ कर लें आप एक बहुत ही एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है, वो अपनी किसी कंट्री में ले जाते हैं। वो जो प्रोडक्ट है, वो इतना ज़्यादा सोफ़िस्टिकेटेड प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजिकली, कि जब आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या फ़ेस आती है, आप फ़ेस करते हैं कि वहाँ के लोग उस टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वहाँ पे 1% या 2% लोग उसको समझ रहे हैं, बाकी लोग जो हैं उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी-कभी आपके साथ ये भी एक रिस्क जो है आपको फ़ेस करना पड़ जाता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ डिफरेंट होता है। तो जब भी आप किसी और कंट्री में जाएँ, तो वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल, वहाँ पे के लोगों का टेक्नोलॉजिकली वो कितने साउंड हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है नॉर्मली कि हमारे यहाँ जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जब हम कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसको सही तरीके से वो सारे फंक्शंस जो हैं, वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते या हमें नहीं आता, या उसमें अगर कोई मेल फंक्शन आ जाता है, तो उसको फिक्स करने के लिए जब हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो जुगाड़ वाली चीज़ बच जाती है और वो उसको ठीक करने की बजाय उस चीज़ को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं और हम फिर कहते हैं कि ये ब्रांड ही अच्छा नहीं है। हालाँकि वो ब्रांड बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। हम उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते और उसको ख़राब कर लेते हैं और उसको फिर हमें नहीं समझ आती कि इसको आप कैसे फ़िक्स करें। इसके बाद एक और रिस्क है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल रिस्क। अब एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। जब आप होम कंट्री आपकी फ़र्ज़ कर लें कंट्री ए है। कंट्री ए में आप बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ की कल्चर के साथ, यहाँ के लोगों की जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके साथ आप यूज़्ड टू हैं, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप बी कंट्री में जाते हैं, किसी और कंट्री में, तो वहाँ के लोगों का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की प्रेफ़रेंसेस अलग हैं, वहाँ पे लोगों के टैबूज़ अलग हैं, वहाँ पे लोगों की सोच अलग है, लैंग्वेज में डिफ़रेंस है, वहाँ के लोगों की जो ट्रेडिशंस हैं, वो अलग हैं। तो क्या होता है कि कभी-कभी आप उस कल्चर को आपने स्टडी कर लिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है, किसी कलर प्रेफ़रेंस की वजह से या एक छोटी-सी चीज़ की वजह से या किसी चीज़ की प्रोनाउंसिएशन की वजह से, अगर हम साथ में लैंग्वेज की बात भी कर लें, लैंग्वेज रिस्क भी एक मेजर रिस्क है कि आपको, जब आप अपना प्रोडक्ट जो है किसी कैरेक्टर को लेके आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ऐसा हो चुका है कि वो किसी और मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे
कोई ऐड चलाते हैं और वहाँ पे जो उन्होंने लोकल कैरेक्टर वहाँ पे लेते हैं, कोई मेल है या फीमेल है, जब आपके प्रोडक्ट को वो प्रोनाउंस करते हैं, तो उसकी मीनिंग ही कुछ और बन जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ऐसा हो चुका है, कोका कोला के साथ हो चुका है, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बड़े नाम हैं, जनरल मोटर्स के साथ हो चुका है। तो उनके साथ क्या होता है, ड्यू टू दोज़ कल लैंग्वेज डिफरेंसेस या कल्चरल डिफरेंसेस, ट्रेडिशंस, कलर प्रेफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि आपने पैकेजिंग जो की हुई है, फ़र्ज़ कर लें आप पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं और आप बी कंट्री में जब गए तो पर्पल कलर जो है, उसको बहुत बुरा माना जाता है। तो अब ये गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जब उस कल्चर में आप उस चीज़ को लेके चलेंगे, तो लोग आपका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव ले रहे हैं। आपका प्रोडक्ट वो लोग नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ़ किस चीज़ की वजह से कि उसका जो आपने कलर थीम रखा हुआ है, वो पर्पल है या वो ब्लैक है या वो व्हाइट है। इसके हवाले से अगर आपने वो मूवी देखी हो, इंडियन एक मूवी है, पीके मूवी थी, तो उसमें क्या था कि उस जो पीके